जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का सवाल जवाब बैच का दूसरा क्लास है। आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को बता देते हैं। ये जो बैच है सवाल जवाब बैच, ये 30 दिन का क्लासेस होगा। इसमें 30 दिन में हम लोग पूरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है उसके थ्रू पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये 30 दिन का क्लास करने के बाद आपका मॉक में नंबर जरूर बढ़ेगा और आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक सवाल है कि मैथ होता क्या है और मैथ से इतना ज्यादा आप लोगों को डर क्यों लगता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैथ हार्ड लगता है, मैथ का सवाल बनता नहीं है, उनका फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो मैथ आगे तो पहला नंबर बात कि ये जितने भी बातें हैं कि मैथ का सवाल नहीं बनता है, मैथ हार्ड लगता है, ये जो भी बातें हैं ये सब एक्सक्यूज है। ठीक है, मैथ हार्ड है ही नहीं। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है और मैथ सबसे ज्यादा स्कोर करवाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन जब जीएस का आता है उसमें कंफर्म आपको पता रहता है कि 25 में 25 आपसे नहीं बनने वाला। लेकिन जब मैथ का 25 क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपसे 25 में 25 क्वेश्चन बन जाए और आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाए। ठीक है, इसमें 50 नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है। मैथ में 50 नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग से मैथ बनता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को मैथ बनाने का स्ट्रेटेजी पता नहीं है, मैथ कैसे बनाया जाता है ये पता नहीं है। अब ये जो 30 दिन का क्लास चलेगा, इस 30 दिन का क्लास में आपको इस तरह से मैथ को सिखाया जाएगा। देखिए, पहला नंबर बात, जो बच्चे बार बार गलती करते हैं और बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये चीज करवाते भी हैं। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप लोग पढ़ते हैं, जब भी आप लोग कहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक बार आप लोग प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनाते हैं और पूरा क्वेश्चन बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस का, फिर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का, पूरा क्वेश्चन परसेंटेज का, इस तरह से। और एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में पहले प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन दे देगा मिक्सचर से, तीसरा क्वेश्चन दे देगा डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो अलग अलग तरीका से क्वेश्चन दे देता है जिसकी वजह से आपका मैथ में उतना स्कोर अच्छा नहीं आता। अब इस 30 दिन का क्लास में हम लोग यही करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन कुछ और टॉपिक का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन कुछ और टॉपिक का रहेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद 30 दिन का क्लास करने के बाद आप लोग का मैथ में जो नंबर आता है, जिसका 30-35 आता है, किसी का 15-20 आता है, सभी लोगों का 40 से ऊपर नंबर आएगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि हम लोग दोनों जन क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग से कनेक्ट होइएगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्वेश्चन को समझने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर अपने से बनाने का ट्राई करना है और उसके बाद अगर आंसर मिले तो आंसर को कमेंट करना है। देन आफ्टर फिर आप लोग को आगे देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है समझिए बात को। एक आदमी है जो 60% अपने सैलरी के 60% अपनी सैलरी का 60% जो है हाउस होल्ड पे खर्चा कर देता है। किस चीज पे खर्चा करता है, हाउस होल्ड पे खर्चा करता है। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। ठीक है, और 20% सैलरी कहाँ खर्चा करता है, रेंट पे। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही डिनोट 80% ऑफ टू द ट्रस्ट। ठीक है, रिमेनिंग सैलरी का 80% जो है ट्रस्ट में जाके दान कर देता है। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, इफ इज लेफ्ट, उसके बाद इसके पास कितना पैसा बचा, 2,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद उसके पास कितना पैसा बचा, 20,000 रुपया। देन व्हाट इज हिज सैलरी, तो इसका सैलरी कितना था, देखिए समझाते हैं। ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी जो है इसको क्या हो रहा है, आगे एक बात बताइए, कोई भी आदमी कितना परसेंट कमाता है, अगर कोई भी आदमी टोटल कमाएगा, टोटल कितना भी पैसा कमा ले, उसका वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100%। अब इस 100% का क्या कर रहा है, ये 60% जो है सैलरी को क्या कर रहा है, हाउस होल्ड एक्टिविटी में खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, 60% सैलरी को क्या कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, घर का सामान वामान खरीदने में खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद और क्या कर रहा है, फिर 20%, मतलब इसी 100% का 20% और खर्चा कर रहा है किस चीजों में, तो रेंट देने में। किस चीज में खर्चा कर रहा है, रेंट देने में। ठीक है, और जो जो बचा हुआ सैलरी, इसके बाद जो सैलरी बच गया, उसका 80% जो है, इसके बाद कितना सैलरी खर्चा कर दिया, 80%। अब इस 80% में से, ये 80% 100% हो गया, इसमें से 80% और खर्चा कर रहा है और उसके बाद मतलब 80% जो है ट्रस्ट को दान कर दे रहा है। किसको दान कर दे रहा है,
ट्रस्ट को। इसके बाद जो पैसा बचा वो कितना है, 20,000 रुपया। तो बताना है कि उसका टोटल सैलरी कितना था। ठीक है, एक बार बनाइए कि, एक बार फिर से बताएं। देखिए, टोटल सैलरी उसका 100% है। अब इस 100% में से 60% पैसा जो है घर का एक्टिविटी में खर्चा कर दिया, 20% पैसा जो है वो रेंट दे दिया, 20% पैसा। इसके बाद जो पैसा बचा उसके पास, उसका 80% पैसा जो है ट्रस्ट को दान कर दिया। 80% पैसा कर दिया, ट्रस्ट को दान दिया। उसके बाद इसके पास बचा पैसा कितना है, 20,000। तो उसका कितना सैलरी था, एक बार आप लोग सभी कोई बनाइए। ठीक है, बनाइए। तो बन गया। चलिए अब हम बताते हैं। ठीक है, जिससे नहीं बना वो देख लो। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी 60% सैलरी जो है खर्चा कर दिया घर पे, 20% खर्चा कर दिया रेंट पे, और जो बचा पैसा है उसका 80% ट्रस्ट पे किया, फिर इतना पैसा बचा। देखिए, जब भी बात रहेगा लेफ्ट का, टोटल कितना लेफ्ट है, ठीक है, इतना लेफ्ट है, कितना लेफ्ट है, 20,000 बचा हुआ। तो जब भी लेफ्ट का बात रहेगा तो हम लोग हमेशा हमेशा लेफ्ट पे ही काम करेंगे, कितना खर्चा से पैसा बचा उस पर ही काम करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, टोटल पैसा हम लोग के इसके पास कितना होगा, एक्स होगा। एक्स मतलब 100% होगा। ठीक है, 100% पैसा होगा, 100% को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अभी इस 100% में से क्या किया, 60% खर्चा कर दिया सैलरी पे। ठीक है, 60% पैसा खर्चा कर दिया सैलरी पे। ठीक है, एक्स का 60% खर्चा कर दिया सैलरी पे, और 20% जो है रेंट पे खर्चा कर दिया। तो टोटल कितना परसेंट हुआ, 60% खर्चा किया सैलरी पे और 20% खर्चा किया रेंट पे। तो टोटल कितना परसेंट हुआ, 80% खर्चा। 80% पैसा खर्चा कर दिया, तो कितना बचेगा। ठीक है, पहले कितना था, 100% था, 80% खर्चा कर दिया तो कितना परसेंट बचेगा, 20%। तो यहाँ लिखेंगे 20%। ठीक है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे का आएगा 100 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, अब जो पैसा बचा है, जो ये पैसा बचा है, इसका 80% फिर से खर्चा कर दिया है, ट्रस्ट को दान दे दिया। कितना कितना परसेंट दान दे दिया, ट्रस्ट को 80%। अब ये जो बचा पैसा है ये फिर से 100% हो जाएगा। अब इस 100% में से 80% ट्रस्ट को दान कर दिया तो कितना परसेंट बचा, फिर से 20% बचा। तो फिर से 20% के बदले यहाँ पे 100 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो पैसा बचा है इस चीज को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, 60% और 20%, 80% ये शुरू में खर्चा किया था, फिर जो पैसा बचा उसका फिर 80% ट्रस्ट को दान कर दिया, तो बचा 20%। अब जो पैसा बचा वो कितना है, 20,000 है, 20,000 है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लिखे टोटल, पहले पता नहीं कितना पैसा कमाता था, हम लिखे एक्स पैसा कमाता था। कितना पैसा कमाता, X%। अब इस X% में से 60% और 20% खर्चा कर दिया। ठीक है, 60% और 20% खर्चा कर दिया तो बचा कितना परसेंट, 20%। 60 और 20 80, 100 में से 80 गया 20%, तो 20% यहाँ पे लिखे। अब ये जो 20% बचा, ये जो पैसा बचा उसका फिर से 80% खर्चा कर दिया तो फिर से कितना परसेंट बचेगा, फिर से 20% बचेगा, 20/100। अब जो पैसा बचा वो 20,000 है, तो 20,000 लिख दिया। इसके बाद देखिए, जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, बचा क्या, एक्स इजिकल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। 2 से काटेंगे तो 10,000, फिर 2 से काटेंगे तो 5,000, सॉरी 500। ठीक है, 500 इंटू 100, तो 2 को जीरो इसका और 2 को जीरो इसका, इतना 50,000। तो इसमें कोई आंसर है 50,000 ए। देखिए ये ए आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, पहले एक आदमी जो है 100% पैसा कमाता था, जिसमें से सिंपल 100%, कोई भी आदमी 100% पैसा कमाता है, तो जिसमें से 60% वो सैलरी का जो 60% होता है उसको घर का खर्चा में दे देता है, और 20% जो है वो सैलरी का रेंट पे खर्चा कर देता है। तो जो बचा पैसा उसका फिर 80% जो है ट्रस्ट को दान कर देता है, और उसके बाद पैसा इतना बचा 20,000। ठीक है, तो कितना पैसा वो कितना सैलरी कमाता था, इस प्रोसेस से बनाएंगे। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया, बन गया सबको। इसे गूगली था, देखो एगो बोल रहा सर गूगली था, क्वेश्चन नंबर 1 गूगली था, कोई बात नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और क्वेश्चन में उसी तरह का और क्वेश्चन भी है, तो उसके बाद देखो पहली बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी तीसरी बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि पहली बार में दिक्कत हो, और क्वेश्चन है उसमें समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए अच्छा से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डे एंड 40 डे। ठीक है, ए और बी जो है दो आदमी है, मान लो ए है और दूसरा कौन है, बी है।
अब ये दोनों आदमी जो है वर्क को कैसे कर रहा है, एक 10 दिन में काम कर रहा है और एक 40 दिन में काम कर रहा है, और रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, मतलब लगातार, ठीक है, मतलब ये 10 दिन और ये 40 दिन एक हिसाब से, जो हिसाब से ये दिया हुआ उसी हिसाब से ये भी डेज का भी दिया हुआ। तो ये 10 दिन में कर रहा है और ये कितना दिन में काम पूरा कर रहा है, 40 दिन में काम पूरा कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग इट टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अगर ये दोनों एक साथ काम करने लगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बोल क्या रहा है कि ए और बी जो है दोनों जो है काम करना स्टार्ट करता है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, किसी काम को कितना दिन में खत्म करता है, 10 दिन में। और बी जो है किसी काम को 40 दिन में, वही काम को, उसी काम को 40 दिन में खत्म करता है। तो अगर दोनों कोई काम साथ में करने लगे तो उसी काम को कितना दिन में खत्म कर सकते हैं। एक बार बनाइए, एक बार बनाइए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, आप लोगों से बन गया है, अब हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बड़ा आसान सा चीज है। एक चीज बताने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज बताएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता। क्षमता क्या होता है, काम बाई समय का अनुपात। जो काम और को समय से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग को इफिशियंसी पता कर चलता है, क्षमता पता चलता है, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, ए 10 दिन में काम कर रहा है, ए जो है कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है। और बी, बी जो है 40 दिन में काम खत्म कर रहा है। बी कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, 40 दिन में। अगर हम लोग को इस दोनों का वर्क पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना दिन में दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग को इसका वर्क पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक है। देखिए 10 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, 10 1 जा 10 और 4 10 जा 40, तो 10 इंटू 4 40 आंसर आया, ठीक है। तो 40 आ गया इसका टोटल वर्क। ये क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। ये क्या है, टाइम है, ठीक है, ये भी टाइम है, ठीक है। अब देखिए अगर टोटल वर्क को डब्ल्यू को से लिखते हैं ना, डब्ल्यू से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, डब्ल्यू से, ठीक है, टोटल वर्क है, ठीक है। अब बताइए ए का क्षमता कितना लगेगा, इफिशियंसी कितना पता करना है, ठीक है। देखिए वर्क है कितना 40 और टाइम कितना है 10, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम करेंगे तो इफिशियंसी पता चल जाएगा। तो ए का क्षमता हम लोग को पता चल जाएगा। ए का क्षमता के लिए क्या करेंगे, 40 को 10 से भाग कर देंगे, 40 को 10 से भाग करेंगे। अब 40 को 10 से भाग करना तो सबको आता होगा, ठीक है, 10 का पहाड़ा आता होगा, 10 का टेबल में 40 कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब उसी तरह से क्या करेंगे, बी का भी हमको क्षमता निकालना, बी का भी इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। तो क्षमता निकालने का करेंगे, ये वर्क जो है वर्क को टाइम से भाग दे देंगे। तो 40 को 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। अब दोनों का इफिशियंसी हमको पता चल गया। इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी है 4 और बी का इफिशियंसी है 1। मतलब ए का कार्य करने का क्षमता है 4 और बी का कार्य करने का क्षमता कितना है, 1 है। जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो ए जो है 4 यूनिट काम करेगा और बी 1 यूनिट काम करेगा, इस तरह से। अब हम लोग दोनों को मिला के काम करना है, ठीक है, दोनों को मिला के। तो ए और बी दोनों मिलेगा तो कितना काम होगा, टोटल काम तो 40 ही है, टोटल काम कितना है 40 ही है, तो 40 काम होगा। और टोटल समय कितना लगेगा नहीं पता, टी लिख देंगे, समय टोटल कितना लगेगा यही तो निकालना है, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो निकालना यही चीज है। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी 4 और बी का इफिशियंसी 5। तो 4 और सॉरी ए का इफिशियंसी 1, ए का इफिशियंसी 4 और बी का इफिशियंसी 1। तो 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 5, 4 और 1, देखिए इसका बदला 4 1, 4 और 1 5, ठीक है। 5 बराबर 40 बाई टी, 40 बाई टी। अभी टी इधर जाएगा और 5 इधर आएगा, ठीक है। तो टी इज टू का होगा, टी इज टू का होगा 40 बाई 5 होगा। 40 बाई 5 मतलब 8 5 40, 8 आंसर आएगा। तो टी कितना दिन में काम खत्म करेगा, मतलब दोनों मिलकर काम कितना दिन में खत्म होगा, 8 दिन में। दोनों मिलकर काम कितना दिन में खत्म करेगा, 8 दिन में। 8 हो जाएगा इसका आंसर, 8 डेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 डेज इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, फिर से, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखिए, फिर से, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से देखिए। देखिए क्या है कि देखिए मान लो एक तुमको उठा लेते हैं, सुमित और मोहित तुमको ले जाते हैं, ठीक है। तो मोहित और सुमित जो है, मोहित जो है वो काम करता है, कोई काम को खत्म करता है 10 दिन में, ठीक है। और सुमित जो है काम को खत्म करता है 40 दिन में। इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि मोहित ज्यादा मेहनती है और सुमित आलसी है। चल कोई बात नहीं, चल कोई देखते हैं। मोहित जो है 10 दिन में काम खत्म करता है और सुमित जो है 40 दिन में काम खत्म करता है। अब हम क्या बोले कि यही काम को दोनों साथ में मिलकर करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा। अगर यही काम को दोनों साथ में मिलकर करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि क्षमता जो होता है,
काम को अगर समय से भाग दे देते हैं तो क्षमता पता चलता है। काम को जब समय से भाग दे देते हैं तो क्षमता पता चलता है। यही चीज यहाँ लिखे हैं। इफिशियंसी मतलब क्षमता, क्षमता जो होता है वर्क बाई टाइम होता है, वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है, अब काम कितना है, काम हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मोहित और सुमित का जो डे है, डे का एलसीएम लेके उसी को हम टोटल वर्क कर देंगे। तो ए मतलब मोहित जो है 10 दिन का काम खत्म कर रहा है और सुमित 40 दिन का, इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। 40 को ही हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, 40 को ही क्या करेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। अब टोटल वर्क 40 मान लिए। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का क्षमता निकालना है कि मोहित का क्या क्षमता है और सुमित का क्या क्षमता है। ठीक है, मोहित का क्या क्षमता है और सुमित का क्या क्षमता है। ठीक है, तो मोहित का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क बाई टाइम करेंगे। वर्क कितना, 40 है, काम कितना है, 40 है, और समय कितना ले रहा है मोहित, 10 दिन ले रहा है। ठीक है, तो 10 दिन में से डिवाइड कर देंगे तो मोहित का कितना आ जाएगा, क्षमता 4 आ जाएगा। उसी तरह से सुमित का भी करेंगे तो 1 आ जाएगा क्षमता। ठीक है, 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्षमता। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मोहित और यहाँ पे सुमित, दोनों मिलेगा तो कितना होगा, एक का इफिशियंसी, एक का क्षमता कितना है, 4 है, और दूसरे का क्षमता कितना है, 1 है। तो 4 और 1 कितना हुआ, 5, 5 लिखेंगे। अब टोटल काम कितना है, 40, तो यहाँ लिखेंगे 40, और टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल टाइम निकालने के लिए नीचे टाइम लिखेंगे। अब हमको टाइम पता नहीं है, टाइम ही पता करना है कि टोटल कितना दिन में ये लोग दोनों मिलकर काम खत्म करता है। तो टाइम को टी लिखेंगे। अब इसको टी को इधर लेके आएंगे और 5 को इधर लेके जाएंगे। जब लेके जाएंगे तो 8 5 40, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से 8 बार में कट जाएगा, तो 8 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देगा। समझ में आया। देखिए, मोहित अपना क्वेश्चन पे पहली बार, जैसे अपना क्वेश्चन था उसका नाम लेके बताए थे तो समझ में आ गया इसको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सबको। ठीक, ये कौन सा लगा, कैसा, यॉर्कर, कोई कूली लग रहा है, कोई यॉर्कर लग रहा है। अब की और कौन सा लगेगा, फुल टॉस, देखते हैं। देखिए देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 पैरेलल कोड। ठीक है, 2 पैरेलल कोड्स है on the same side of the circle are 12 centimeter and 20 centimeter long and its radius of the circle is 5 root 13 centimeter. What is the distance between chord? ठीक है, कॉर्ड बहुत बड़ा कॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, ये है सर्कल, ये क्या है, ये है सर्कल। अभी सर्कल का 2 पॉइंट को टच करता है, जहां पर 2 पॉइंट टच होता है उसको कॉर्ड बोलता है। ठीक है, तो देखिए इस सर्कल का 2 एज को अगर हम लोग टच कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ये क्या होगा, कॉर्ड होगा, ये क्या होगा, कॉर्ड होगा। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट देखिए ऐसे कॉर्ड होगा, ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कॉर्ड होगा। ठीक है, अगर इसको हटा दे तो देखिए अभी तक कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा। ठीक है, समझ में। अब थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं, अगर हम लोग बोले कि कॉर्ड में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा हो सकता है, किसी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा हो सकता है, तो डायमीटर होता है। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, जो बीच में होता है, देखिए सबसे बड़ा है, इसके बाद ऊपर जाएगा तो छोटा 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 होते जाएगा, इधर नीचे जाएगा तो भी छोटा होते जाएगा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा था, डायमीटर होता है। यहाँ तक समझ में, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 पैरेलल कोड है, 2 पैरेलल कोड है। आगे तो सर्कल बनाएंगे इसके लिए, 2 पैरेलल कोड है और सेम साइड पे है। पैरेलल मतलब क्या होता है, एक ऐसा दो लाइन जो कभी नहीं मिलता उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो 2 पैरेलल कोड है और सेम साइड पे है, सेम साइड पे है। ठीक है, सेम साइड पे कर दिए, एक ही साइड पे कर दिए, एक ही साइड पे। देखिए ये हो गया सेंटर, सेंटर से एक ही साइड में कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑफ अ सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब हमको आप लोग बताइए कि इसमें से, ये दोनों में से 12 सेंटीमीटर कौन होगा, 20 सेंटीमीटर कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, नीचे वाला जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा, कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा छोटा होता जाएगा, कोड छोटा होता जाएगा। तो नीचे वाला है 20 सेंटीमीटर और ऊपर वाला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 रूट 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 रूट 13 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो सकता है। सेंटर से कोई भी एज को टच करता है उसको रेडियस बोलते हैं। सेंटर से अगर कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन को सेंटर से बीच से खींचते हैं और कोई भी साइड को, सर्कल का कोई भी किनारा को टच कर देता है तो उसको रेडियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस को टच करता है तो ये हो गया 5 रूट 13।
5√13 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कोड, ये दोनों कोड का बीच का दूरी बताइए, ये दोनों कोड का बीच का दूरी बताइए। अब ये दोनों कोड का बीच का दूरी बताने के लिए हम लोग लाइन खींचेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहीं से आप लोग एक चीज और समझ लीजिए, जब सेंटर से लाइन ड्रॉ होता है, कोई भी कॉर्ड को टच करता 90 डिग्री पे, तो कॉर्ड को दो हिस्सा में बांट देता है। जब कोई लाइन सेंटर से खिंचाता है और कॉर्ड को टच करता है और वहां पर 90 डिग्री बनता है, तो कॉर्ड क्या होता है, दो हिस्सा में बट जाता है, कॉर्ड को दो हिस्सा में बांट देता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, सेंटर से खिंचा रहा है, तो यहाँ पे कितना हिस्सा में बट गया है, दो हिस्सा में बट गया है, ठीक है। अब उसी तरह से ऊपर वाला भी दो हिस्सा में बट जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 10, यहाँ 6, यहाँ 6, कारण कि टोटल 12 है, यहाँ टोटल 10 20 है, तो 20 आधा आधा टूटेगा, 10 10, और यहाँ पे 12 6 6, ठीक है। अब हमको पता करना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पता करना है, यही है डिस्टेंस बिटवीन टू कोड, दोनों कोड के बीच का दूरी यही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, एक अगर यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं, तो हमको ट्रायंगल दिख रहा है, एक यहाँ पे ट्रायंगल, एक यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इसको हम लोग ऐसे बनाए तो ऐसे एक ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और है, इस तरह से ऐसे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पर है, ठीक है, सेम चीज है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल, नाम लिख लेते हैं OPA कर लेते हैं, ठीक है, OPA। तो OPA ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा, ठीक है। अब अगर सबको पता होगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर पर ये रखेंगे। बेस कितना है, बेस हम लोग 20 का आधा 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5√3 है, तो 5√3 है, तो 5√13, 5√13 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 5 का 25 इंटू 13, ठीक है, 25 इंटू 13। अभी 100 उधर जाएगा, तो पी का स्क्वायर इक्वल्स टू का होगा 25 इंटू 13 कितना होगा, 25 तिया 25, 25 दहिया 250, और 25 तिया 75, ये होता है 5 7 5 12 के 2, 325, 325 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 225, और 225 किसका रूट होता है, अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, 225 किसका रूट होता है, 15 का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 15, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग पता कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल पर, इससे यहाँ तक पता कर लेते हैं, इस जगह से इस जगह तक। अब जैसे इस जगह से इस जगह तक पता करेंगे, तो हम लोग टोटल में से ये इतना में से इसको माइनस कर देंगे, तो इस पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए एक बार और बनाते, देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक का पता चल चुका है, यहाँ से इस जगह से इस जगह तक का पता चल चुका है, ठीक है, कितना 15 है। अगर हमको ये यहाँ से यहाँ तक पता चल गया, तो हम टोटल यहाँ से यहाँ तक में इतना जगह को माइनस कर देंगे, तो ये पता नहीं चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता चल जाएगा। अगर हम पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे, तो इसका पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को उठाते हैं, तो यहाँ पे एल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल PLO में, ठीक है, PLO में, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना पता चला हम लोग को। अच्छा टोटल लिख लेते हैं, उसको सीधा परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। बी का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक है 5√13, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा तो वही होगा, तो उसका स्क्वायर हम लोग को पता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। 5√13 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर 5√13 का स्क्वायर कितना आया था अभी हम लोग के पास, 325, तो यहाँ 325 लिखते हैं। अब बी का स्क्वायर 325 माइनस 36, 325 माइनस 36 कितना होगा, 325 माइनस 36, तो देखिए 25 माइनस हो जाएगा 200, 300 बचा, 300 में से, और 300 में से हम लोग को कितना माइनस करना, और 11 माइनस करना, 300 में से 11 माइनस होगा
तो 289 आएगा, 289 आएगा। और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है? 17 का। तो टोटल हमको यहाँ से यहाँ तक कितना मिला? यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना मिला? 17। कितना मिला? 17। अभी इस 17 में से 15 को माइनस कर देंगे तो हमको इतना पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 17 मिला है और यहाँ से यहाँ तक का 15 मिला। अब इस 17 में से इस 15 को माइनस करेंगे तो ये बीच का मिल जाएगा। तो 17 में से 15 माइनस होगा तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। 17 में से 15 माइनस होगा तो 2 सेंटीमीटर और यही है आंसर। तो 2 सेंटीमीटर आंसर होगा। समझ में आया? फिर से समझाते हैं। बोला क्या कि एक सर्कल है जिसमें दो पैरेलल कोड्स हैं। दोनों पैरेलल कोड्स के बीच का दूरी जो है, मतलब जो रेडियस है वो 5√13 है। 5√13 है। अगर दोनों कोड का डिस्टेंस देखें तो एक का लंबाई जो है 12 है और दूसरा का लंबाई 20 है। अब हम लोग को पता है कि कॉर्ड जो है, कॉर्ड पर अगर सेंटर से लाइन खिंचाता है और 90 डिग्री बनता है तो कॉर्ड दो हिस्सा में बढ़ जाता है। दो हिस्सा में बढ़ जाता है तो इधर हो गया 10, इधर हो गया 10, इधर हो गया 6, इधर हो गया 6। यहाँ तक समझ में? इसके बाद क्या बोल रहे हैं? अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पता चल जाए और फिर यहाँ से यहाँ तक पता चल जाए तो हम टोटल यहाँ से यहाँ तक में से इसको माइनस करेंगे तो ई वाला बीच का पता चल जाएगा। बीच का पता चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो यहाँ से यहाँ तक हमको मिल गया कितना? 15। 15 मिल गया। ठीक है। अब फिर इसके यहाँ से यहाँ तक टोटल के लिए क्या करेंगे? फिर से पाइथागोरस लगाएंगे और टोटल लगाए तो फिर कितना मिल गया? 17। अब अगर हमको बीच का पता करना है, मान लीजिए ये देखिए, अगर हम इस लाइन है, ई लाइन का हम यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक हम बोल रहे हैं कितना है? 15 है। और इस लाइन का पूरा लेंथ जो है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है, इस जगह तक का है कितना? 17 है। अब बोले क्या कि इस जगह का पता कीजिए, इतना दूर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम क्या करेंगे? टोटल 17 में से 15 माइनस करेंगे तो बीच का नहीं पता चल जाएगा, ई वाला लाइन नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा ना। तो 17 में से 15 माइनस किए तो कितना आएगा? 2। और 2 ही सेंटीमीटर इसका आंसर होता है। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए समझ में आप लोग को आ गया। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ही लोग के लिए एकदम आप ही लोग के जैसा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अभी आप लोग को सबसे फुल टॉस लगेगा। अभी आप लोग बोल रहे थे ना फुल टॉस चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन में फुल टॉस लगेगा। ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो है एक क्यूब का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम पता करना है। अब जिसको नहीं बनेगा आगे ही बता देते हैं फॉर्मूला। बहुत लोग को फॉर्मूला नहीं याद होगा, बहुत लोग ऐसे महारथी हैं जिसको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, क्यूब का भी नहीं याद होगा। तो बता देते हैं। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया का बात हो रहा, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² क्यूब का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब। अब इससे ज्यादा फुल टॉस नहीं बना सकते हैं, इससे ज्यादा आसान नहीं बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना अभी एक संसद वाला जो चल रहा है ना, संसद वाला, वो चीज याद आ रहा है। ठीक है। तो ये खत्म कर लीजिए फिर बताते हैं क्या हुआ है संसद में। ठीक है। क्या संसद में हो रहा है वो चीज को बता दे। चलिए खत्म कीजिए ये क्वेश्चन बनाए तो 2 मिनट का टाइम देते हैं। 2 मिनट भी ज्यादा हो रहा है। 10 गिनते, 10 में बना देना है। ठीक है। 1 2 3 8 9 10 मजाक कर रहे हो, अभी नहीं। 5 4 हुआ ना, 7 9 10। चलिए बनेगा। अब हम बताते, छोड़िए। जिससे बना बहुत अच्छा। अच्छा आपसे बन गया था, ठीक है फिर वेरी गुड वेरी। जिससे नहीं बना वो देखिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला का लिखे 6a²। सेम चीज करेंगे। सरफेस एरिया का होता है, अभी इसको मिटा देना। चलो सरफेस एरिया सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a²। अब 6a² जो है सरफेस एरिया दिया हुआ कितना? 486 सेंटीमीटर। लिखेंगे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 6 इधर मल्टीप्लाई में है। अच्छा बहुत लोग को ये भी दिक्कत। चल देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बबुआ, E6 इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। ठीक है। तो a² इक्वल्स टू होगा 486/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 6 काटेगा, अब 6 का टेबल आता होगा। ठीक है। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक है। इसको इस पेन से लिख देते हैं। 6 1 जा 6 क्या बचा? a² इक्वल्स टू बचा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इधर आएगा। अब जब स्क्वायर इधर आता है तो क्या बनता है? रूट। क्या बनता है?
रूट, तो ए इक्वल्स टू का होगा रूट अंदर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से निकलेगा तो आएगा 9 सेंटीमीटर। बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर जब रूट से निकलता है तो प्लस और माइनस 9 होता है, माइनस कौन सा क्यूब जो है माइनस में लग जाएगा, ऐसा कोई क्यूब जीरो हुआ, जीरो सरफेस एरिया के बाद माइनस में सेंटीमीटर नाप रहे हैं, सेंटीमीटर नाप रहे हैं, ऐसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करते करते यहाँ पे जीरो हुआ, माइनस में, माइनस में थोड़ी ना जाता है कोई डिस्टेंस, कोई लेंथ माइनस में नहीं जाता, कोई लेंथ माइनस में नहीं जाता, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। ये साइड निकला है, ये भी साइड निकला। अब हम लोग का निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब होता है फॉर्मूला, ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 9 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब कौन कौन महारथी ऐसे हैं जिनको कम से कम 10 तक का क्यूब नहीं आता है, जो भी है एक बार हाथ उठाइए, चॉकलेट देंगे। आप लोग में भी, ऑनलाइन में भी होगा बहुत लोग, इसका क्यूब बताइए तो क्या होगा, कम से कम 20 तक का क्यूब आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए। 9 का क्यूब होता है 729, कितना होता है 729, 729 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर होगा, यही बुआ का होगा आंसर होगा, ठीक है। अब बताते हैं, ठीक है, अच्छा एक बार फिर से रिवीजन करके, क्यूब का सरफेस एरिया दिया था 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर में रखे तो 6 इधर गया, 6 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड हुआ तो 80 बनाया, 80 बनाया तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 81, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना, ए मतलब होता है साइड, ए मतलब क्या होता है साइड, ए मतलब साइड, ए का वैल्यू पता करना है तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, आंसर आएगा 9, 9 सेंटीमीटर साइड आ गया है। अभी 9 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है ए क्यूब, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, 9 गुना 9 गुना 9 मतलब 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब होता है 729, 729, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। बता दे, आधा से ज्यादा इंतजार कर रहा था, ये क्वेश्चन खत्म हो और उसके बाद क्या हुआ संसद में ये सुनना है। चलो बताते, संसद में अभी क्या हुआ था, अभी सत्र चल रहा ना, मानसून सत्र चल रहा, ठीक, मानसून बोला तो उस मानसून सत्र में क्या हुआ कि हमारे एक माननीय सांसद थे जिनका नाम है रवि किशन, रवि किशन जी, हाँ, पहले बॉलीवुड के ये भी थे, बॉलीवुड के एक्टर भी है, ठीक है, बॉलीवुड नहीं हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड में भी बनाया, अभी बहुत सारा फिल्म, लापता लेडीज में भी थे, हाँ। तो वो जो है बात कर रहे थे काची समोसा का, कि समोसा मुखर्जी नगर में छोटा है, कहीं समोसा बड़ा है, कहीं समोसा कम है, कहीं समोसा का रेट ज़्यादा है, ऐसा ऐसा बात कर रहा था, मतलब संसद में बात हो रहा था समोसा के लिए, ठीक है। यही चीज़ होगा जब हम लोग जो है बिना पढ़े लिखे नेता को जब वोट देंगे, जब संसद बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, तो यही चीज़ होगा, ठीक है। संसद में बात चलेगा विकास का नहीं, कि कैसे रोड बनाए, कैसे फ्लाईओवर बनाए, कैसे बुलेट ट्रेन लाए, ये सब चीज़ का बात नहीं होने वाला, कैसे ड्रोन पे काम करें, आज दुनिया ड्रोन बना रहा है, ठीक है, दुनिया जो है अब वेपन्स में ड्रोन व्रोन बना रहा है, हथियार ड्रोन का बना रहा है, इंडिया संसद में काची बात कर रहा, समोसा का। अब ई इंडिया जो है आगे चल के विश्व गुरु बनेगा, ई इंडिया जो है आगे चल के चाइना जापान को पीछे करने का कोशिश करता है, समोसा बना बना के करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत बहुत हम लोग का जो फ्यूचर है ना, इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा, एकदम ब्राइट, बल्ब से भी ज्यादा ब्राइट, सूरज से भी ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, सूरज जो है ना, सूरज सूरज जितना चमकता है सूरज, उससे भी ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, हम लोग का फ्यूचर, ठीक है, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक काम करना चाहिए, हाँ 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 एकदम सही तुम बोला, ठीक है, एक काम करना चाहिए क्या, कि जब भी, हाँ, लीडर लोग का जब, जैसे कि हम लोग का होता है यूपीएससी का, कोई यूपीएससी कोई पास करता है, तो जैसे किसी को आईएएस बनना है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, आईपीएस बनना है, तो उन लोग का क्या होता है यूपीएससी का एग्जाम होता है। उसी तरह से कोई भी चीज़, इंजीनियर बनना है तो जेई का एग्जाम, ये सब एग्जाम होता है, डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरह से
अगर नेता बनना है तो सरकार को, वैसे सरकार लाएगा नहीं, क्योंकि सरकार में हर आदमी 10 में से 5 आदमी अनपढ़ है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो लेके आने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसा नियम नहीं लेके आने वाला। लेकिन ऐसा नियम आना चाहिए कि हर, क्या होना चाहिए, जो भी नेता बनेगा उस नेता को आगे एग्जाम पास आउट करके आना होगा। आगे क्या करना होगा, एक मतलब एग्जाम होगा, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद नेता बनेगा। ऐसा रहता तो क्या होता, इंडिया डेवलप करता। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो ऐसा कोई भी सोच रहा है, जो भी सोच रहा है, ऑनलाइन में भी सोच रहा होगा बहुत लोग, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। हमेशा संसद में बात चलेगा काची का, समोसा का, ठीक है, समोसा अच्छा है। यहाँ बच्चे पिटा रहे हैं, एसएससी में इनका जो कर रहा है कांड, उसमें बच्चे पिटा रहे हैं, मास्टर पिटा रहे हैं, उसका बात नहीं चलेगा। किसका बात चलेगा, समोसा का, ठीक है। कल से इडली डोसा वाला भी बात होने लगेगा, ठीक है, इडली डोसा वाला भी माननीय सदस्य जी से हमको निवेदन है, इडली डोसा ये सब का भी बात कर लीजिए, इडली डोसा भी सस्ता करवाइए, चाउमीन चिल्ली भी सस्ता करवाइए, मोमोज सस्ता कराइए, ठीक है, यही सब चीज़ सस्ता करवाइए। विकास पे एकदम ध्यान नहीं देना है, बुलेट ट्रेन का बात नहीं करना है, ठीक है, ड्रोन का बात नहीं करना है, वेपन्स का बात नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का बात नहीं करना है। दूसरा देश से, चाइना से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, चाइना को पीछे करने का पूरा कोशिश करेंगे, समोसा बना के उसको टेक्नोलॉजी वहां से लेके आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वहां से मोमोज आया, हम लोग भी समोसा लेके जाएंगे वहां, वाह, ठीक है, माननीय सदस्य जी से बहुत निवेदन, दंडवत प्रणाम, दंडवत, सरकार से दंडवत प्रणाम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए, इन लोग का विषय में सोचना ही बेकार है, ठीक है, बात करना बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 क्या बोल रहा है, गिवन द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, triangle ABC and DEF is 24 and 9 centimeter and DE is 3 centimeter. What is the area between the two? Ratio of area between the two. ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन समझाने से पहले हम एक चीज समझाने जा रहे हैं, क्या, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलर, कोई भी चीज सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, जैसे कि ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, रवि जी का समोसा, ठीक है, ट्राइंगल वाला समोसा, ये है रवि जी का छोटा समोसा, ये रवि जी का बड़ा समोसा, ठीक है, ठीक है, कॉपीराइट आएगा, ठीक है, रवि को कुछ और बना दो, रवि को हटा दो, लो लो लो, सभी कर दो, हो गया, हो गया। वो कहा बात करे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम रवि बोल देंगे तो सबको दुख लग जाए, ठीक है, सभी कर दो, सभी। तो इस जो है, ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर है मतलब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट हैं। दो वर्ड होता है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब दो ट्रायंगल एकदम एक जैसा हो, एकदम, जब एक के दूसरे पे एक के दूसरे एक रखेंगे, दोनों एक दूसरे पे रखेंगे तो दोनों का हो एकदम ढक जाए, एक दूसरे से ढक जाए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि देखिए, ये हाथ मेरा देखिए, ये हाथ है मेरा और ये हाथ है मेरा, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इस पे इसको रखें, ये ढक गया, इस पे देखिए, इस पे ये रखें, ये ढक गया, ये वाला पीछे वाला ढक गया। और अगर हम लोग ऐसे रखते हैं तो, ऐसे रखते हैं तो ये ढक जाएगा, नीचे वाला ढक जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर मान लीजिए आपका हाथ है और एक छोटा सा बच्चा का हाथ है, तो वो क्या बन जाएगा, सिमिलर बन जाएगा, एक जैसा रहेगा लेकिन एक बराबर नहीं रहेगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल होता है। यहाँ तक समझ में आया, सिमिलर समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है 24 और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है DEF और ABC, ABC और DEF, ठीक है। DEF दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो कितना है, एगो का 24 है और एगो का कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा, अगर आप लोग को सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज पता होगा तो आपको पता होगा पेरीमीटर जो होता है वो साइड के रेशियो का, दो सिमिलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो उसके साइड का रेशियो के बराबर होता है, ये पता है। तो साइड का रेशियो के बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से DE जो है, इस ट्रायंगल का DE जो है वो कितना, अच्छा यहाँ पे 9 होगा, सॉरी सॉरी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। अब DE जो है कितना है, 3 सेंटीमीटर है।
और हमको पता क्या करना है, एरिया पता करना है। एरिया पता करने के लिए क्या करना होगा, साइड जानना जरूरी होगा। एरिया पता करने के लिए हमको साइड के बारे में जानना जरूरी होगा। तो साइड निकालेंगे, साइड निकालने के लिए एक साइड तो दिया हुआ लेकिन एक साइड नहीं दिया हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स, यहाँ का लिख लेंगे एक्स। अब इस 3 को इधर लाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर मतलब यहाँ से यहाँ नीचे नीचे काट दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ला दे रहे, ला दे रहे हैं, ला दे रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत लोगों का, तो ऐसा। ठीक है, समझ में आया बबुआ, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ठीक, देखो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 8 3 के 24। ठीक है, बचा क्या, कहा आया x इजिकल्स टू 8 आया, x इजिकल्स टू 8 आया। मतलब अब हम लोग को यहाँ पे साइड पता चल गया है। ट्रायंगल एबीसी में ए बी का साइड जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे डी जो है 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक और रूल बताते हैं, एक और रूल बताने जा रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया का रेशियो जो होता है उसके साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का एरिया का रेशियो जो होता है, एरिया का रेशियो जो होता है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एक और का साइड कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिख रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं लिख रहा है। अब इसका आंसर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 इंटू 8, स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तुम मत करो पढ़ाई, स्क्वायर का मतलब नहीं पता। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर निकलता है। अब 8 अगर 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा आंसर, 64 आएगा। 8 इंटू 8 64, और 3 इंटू 3 9, यही है आंसर। 64:9, सी आंसर। समझ में आया, समझ में आया। चलो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो दो सिमिलर ट्रायंगल दिया होता है, दोनों का पेरीमीटर दिया होता है, एक का साइड दिया होता है, दूसरा का साइड निकालना होगा एरिया निकालने के लिए। कहे कि एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया का रेशियो पूछा। अब हम क्या बताएं, सिमिलर ट्रायंगल मतलब होता है क्या, कि दो ट्रायंगल एक जैसा दिखेगा लेकिन एक बराबर नहीं होगा, एक जैसा दिखेगा। अब सिमिलर ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया, कितना प्रॉपर्टी बताया, दो प्रॉपर्टी। कितना प्रॉपर्टी बताया, दो प्रॉपर्टी बताया। पहला प्रॉपर्टी बताया, क्या नहीं लिखेंगे, बता रहे हैं ऐसे। पहला प्रॉपर्टी क्या बताएं कि पेरीमीटर, सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है उसके साइड के रेशियो के बराबर ही होता है। अगर पेरीमीटर का रेशियो ले और साइड का रेशियो तो बराबर होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी का बताएं कि साइड को जब स्क्वायर करते हैं तो एरिया के रेशियो के बराबर आता है। अगर साइड का रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशियो के बराबर आता है। वही चीज लिखे। ठीक है, पहला क्या लिखे, पेरीमीटर एबीसी का पेरीमीटर और डीईएफ का पेरीमीटर। साइड एक्स, एबीसी का साइड हमको पता नहीं है, एक्स लिखे, और डीईएफ का साइड कितना पता है, डीई का साइड पता है 3, तो 3 लिखे। अभी 3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, काट कुट के आंसर कितना है, 8 है। तो एबी जो है डीई लिए यहाँ से, तो यहाँ से एबी आएगा। ठीक है, तो एबी जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या किए, साइड का स्क्वायर रेशियो का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो रेशियो लिख दिए ऐसे, स्क्वायर कर दिए, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, यही हुआ आंसर। समझ में आया, तुमको समझ में आया। स्क्वायर पढ़ लो, याद कर लो, इतना कैसे चलेगा ऐसे, कम से कम 20 25 तक, 50 तक कम से कम याद कर लो स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इतना आसान है कि इसके लिए पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक बार समझाते हैं। व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू, ठीक है, ऑफ एक्स सो दैट द 5 डिजिट नंबर ये बिकम डिविजिबल बाय 9। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन समझा रहे हैं कि एक्स का सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है जिससे 9 जो है इस नंबर को डिवाइड कर दे। अगर इस नंबर पे x को उस नंबर को डालेंगे तो 9 डिवाइड कर देगा। इसको जानने से पहले 9 का डिजिबिलिटी समझना होगा कि 9 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि 9 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है।
तो 9 उसी नंबर को डिवाइड कर सकता है जिसका डिजिट का सम, मतलब अगर उसका पूरा नंबर को जोड़ते हैं तो 9 का टेबल में आना चाहिए। जोड़ने के बाद जो आंसर होगा वो 9 का टेबल में आना चाहिए, 9 का टेबल में आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। तो क्या है लिखा हुआ, 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, एक्स को अभी ऐसे ही रखें, चलिए ठीक है ठीक है, एक्स भी लिख देते, लीजिए एक्स प्लस 5 कितना होगा, 6 और 2 8, 8 और 7, 7 7 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 प्लस एक्स, ठीक है, यही आया जोड़ने के बाद। अब बताइए इसमें से कौन सा नंबर रखेंगे जो 9 का टेबल में आ जाए, या फिर 9 का टेबल में इसके नजदीक कौन सा नंबर आता है, इसके बाद कौन सा नंबर आता है। तो 9 3 जा कितना होता है, 27, 9 3 जा 27, इसका मतलब हमको 27 के बराबर करना है, और 27 के बराबर करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो इसका आंसर होगा 7। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। क्या पता बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो यहाँ x पास रखेंगे, और ये नंबर जो है, ये 5 डिजिट का नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे निकालने के लिए हम सिंपल काम करेंगे, क्या कि डिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, इतना डिवाइड वाइड नहीं करेंगे, सबसे सिंपल कार्य करेंगे, डिजिबिलिटी चेक कर देंगे। 9 किसको किसको डिवाइड करता है, 9 उसी नंबर को डिवाइड करता है जिसका डिजिट को जब जोड़ते हैं, नंबर को जब जोड़ते हैं, इसका हर डिजिट को जोड़ते हैं, तो वो 9 का टेबल में आना चाहिए। उसका सम कितना आना चाहिए, 9 का टेबल में जो आंसर आएगा वो 9 का टेबल में आना चाहिए। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स 20 एक्स हो गया। अब 20 प्लस एक्स के नजदीक में 9 का टेबल में कौन सा आता है, 20 के नजदीक में कौन सा आता है, 27। उससे कम नहीं लेना है, उससे ज्यादा लेना है, ठीक है। ये नहीं कि 20 से कम, 18 सर नजदीक है, नहीं नहीं, उससे ज्यादा वाला नजदीक में, ठीक है। तो 27 आता है। अब 27 के लिए कितना जोड़ना होगा, 20 में 7 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, या फिर ये भी सोच सकते थे कि 20 में क्या जोड़े कि 9 का टेबल से डिवाइड हो जाए, 9 का टेबल में आ जाए। तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 9 का टेबल में आ जाता। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा क्या है, थोड़ा नीचे बन जाएगा ना। अच्छा ये ऑप्शन समझ में आएगा ना, दिख रहा ना, ठीक। चलिए, a motorcycle covered first 60 kilometer of its journey at an average speed 40 kilometer per hour. The speed of motorcycle for the covering the rest of the journey 90 kilometer is now इतना, find the average। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सुनिए क्या है कि एक मोटरसाइकिल है, एक बाइक है, जो पहला 60 किलोमीटर जो है, मान लीजिए इतना लंबा दूरी है, उसमें 60 किलोमीटर, पहला 60 किलोमीटर जो है वो स्पीड से चल रहा है, कितना एवरेज स्पीड से, 40 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो है, नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो है वो 45 के स्पीड से चल रहा है। तो बताना है क्या कि टोटल कितना स्पीड से, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा। सबसे पहले इसको समझने से पहले ये समझिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर किसी को एवरेज स्पीड आता हो तो। अगर आप लोग को किसी को भी एवरेज स्पीड आता है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तो हमको पता चल गया कि 60 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 किलोमीटर। अब हमको टोटल टाइम निकालना है, और टोटल टाइम निकालने के लिए हमको टाइम पता करना है। यहाँ पर ना इसमें टाइम लिखा हो ना इसमें टाइम लिखा हो, तो हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे। अब एक और फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। वहां से टाइम का वैल्यू क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम का वैल्यू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब पहला क्वेश्चन के लिए, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, तो अगर टाइम निकालना है हमको तो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर। टाइम कितना है, 3/2 है, 2 का टेबल में काटे तो 3/2 है, 3/2, इसका मतलब होता है 1.5, 1.5 आवर। ये तो हुआ पहला के लिए। फिर दूसरा के लिए निकालने जा रहे हैं, इसके लिए, दूसरा के लिए, ठीक है। टाइम टी, T2, T1 T2 कर दे, ठीक है। T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर, स्पीड कितना है, 45, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2।
2 घंटा। तो T1 पता चल गया इतना और T2 पता चल गया इतना, तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2, इसका मतलब हुआ कितना? 3.5 हुआ। ठीक है, अब हम लोग टोटल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड, कोई लिख रहा है क्या? अच्छा लिख, ठीक है, हो गया, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 150 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम 3.5 घंटा। ठीक है, 3 घंटा 30 मिनट होगा, 3.5 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, पॉइंट कट गया। अब किलोमीटर आवर को एक जगह पे लिख लेंगे, यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पॉइंट अगर यहाँ से हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा? 10 होगा, एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा, 10 होगा। ठीक है, अगर काटेंगे तो 5 का टेबल में 5 3 जा 15, 30 बार में, और 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 30 × 10, 300/7 किलोमीटर पर आवर। और डिवाइड करिएगा, डिवाइड कीजिएगा 300 को, तो आंसर कितना होगा? इधर कर दें, अच्छा ठीक, यहाँ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 से 300 को डिवाइड कीजिएगा तो आंसर कितना होगा? ऊपर लिख देंगे, 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, 6, 42 होल्ड 6/7 किलोमीटर पर आवर। आंसर है कहीं? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। देखिए, इससे पहले हम लोग देखिए यही चीज हम बोल रहे थे कि यही बड़ा बड़ा कोचिंग में जहाँ पे हम लोग पैसा देके पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा कोचिंग में यही चीज होता है कि वहां पे ना कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर करवाया जाता है। क्या क्वेश्चन रहेगा, उसका दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, इसी तरह से एग्जाम में भी होता है। इसीलिए इसी पैटर्न में हम क्वेश्चन लिखे। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो इससे अलग ही क्वेश्चन था। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ये कहाँ है? स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या चीज था कि 6 किलोमीटर का जो जर्नी है वो स्पीड में, इतना स्पीड में तय करता है, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से तय करता है। और 90 किलोमीटर का जो जर्नी है वो 45 की स्पीड से करता है। तो एवरेज स्पीड का होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था एवरेज टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया है यहाँ पे 60 और 90, 150 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम पता नहीं है, एक भी जगह टाइम पता नहीं, तो टाइम निकालेंगे। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय, इस टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस बाय स्पीड, पहला केस के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ से टाइम निकला 1.5 और यहाँ से टाइम निकला 2। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 3.5, 3.5 आएगा। अब एवरेज स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके आंसर निकाल दिया। समझ में आ गया? सबको आ गया? ठीक है, ठीक है। किसको नींद आ रहा? आपको मोटिवेशन चाहिए नींद आने के लिए? मोटिवेशन कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बात हम आज क्लियर कर दे रहे हैं सबको। अच्छा लिख लेना है, ठीक है, लिखो लिखो। ठीक है, तो एक बात हम क्लियर कर दे रहे हैं आज कि जब भी आप लोगों को पढ़ने का मन ना करे, जब भी सुस्ती लगे, नींद आए, या फिर कोई भी मोटिवेशन कम जैसा लगे, तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है। उस दिन भी बर्बाद होगा, बहुत ज्यादा वीडियो देखिएगा, टाइम बर्बाद होगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा। मोटिवेशन बस एक चीज से याद रखिएगा, क्या मोटिवेशन आपको याद रखना है तो आप, अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप कभी देखे हैं आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए रहता है ना? अरे आप कभी देखें कि किसी गरीब मजदूर जो होता है या फिर किसी का माँ बाप जो होते हैं, जो मजदूर वजदूर होते हैं, वो सुबह उठ के उनको मोटिवेशन, एक वीडियो लगाएंगे यूट्यूब पे, उसका देखेंगे मोटिवेशन, फिर उनको मोटिवेट आएगा, फिर काम करने जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसके लिए भी, ठीक है, हम किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे। ठीक, तो ऐसा तो नहीं ना होता कि आगे मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे उसके बाद फिर काम पे जाएंगे फिर पैसा कमाएंगे, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक, तो अगर हम लोग को माँ बाप जो है काम करने जाते हैं तो मोटिवेशन नहीं देखते हैं, फिर हम लोग को मोटिवेशन अपना काम करने के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए? हम लोग का ये काम है पढ़ना, अभी जो है आप लोगों का काम है। तो आप लोग के लिए जब आपके माँ बाप मोटिवेशन नहीं देख रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है? अगर आपको खराब फील होता है, मोटिवेशन कम लगता है, कभी कभी होता है ऐसा कि इंसान के साथ अच्छा नहीं लगता है, कम मोटिवेशन जैसा फील होता है, लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है, तो हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो तो हमेशा याद रखिए आप अपना मम्मी और पापा को याद कीजिए।
कि वो कभी मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है, उनके लिए पढ़ना है, ये सब चीज़ को याद रखिए, ठीक है, कि मम्मी पापा कितना मेहनत करते होंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कि नहीं ऐसे वैसे, तो एक काम कीजिए, एक दिन के लिए अपने मम्मी पापा के साथ जाकर देखिए कितना मेहनत लगता है काम करने में, ठीक है। तो उसको देखने के बाद आपको मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ के बाद आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं मोटिवेशन का, ठीक है। सर मैं हाँ, मोटिवेशन का भूत उतर गया, ठीक है। मम्मी पापा को देखिए बहुत मेहनत करते हैं। अभी एक बात बताइए, कोई कोई मजदूर है, मजदूर बाप तो होगा ही ना किसी ना किसी का, हम मतलब आप लोग का नहीं, किसी का तो होगा ना, हाँ फादर। तो मजदूर है, तो मजदूर का जो रहता है, अब अगर आपको अभी हम बोल दें कि धूप में चलिए, एक थोड़ा सा चल के दिखाइए, तो आप लोगों ने चलिएगा। वो मजदूर दिन भर 500 रुपया के लिए मजदूरी करता है, ईंटा पत्थर उठाता है 500 रुपया के लिए, धूप में, किस लिए? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और खासकर तो लड़की लोग कितना आपके माँ बाप सहते हैं जमाना वहाँ से, ठीक है, सबको इतना सोसाइटी में ताना मारते हैं, ये सब सहते हैं, उसके बाद भी आपको लोग को पढ़ाते हैं। तो आप लोग इसका अच्छा रिजल्ट दीजिए, ठीक है। आप लोग को मतलब इसका मतलब इस चीज़ का सोचना चाहिए, इस चीज़ के बारे में कि आपके माँ बाप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको कितना मेहनत करना चाहिए। तो इस सब चीज़ को सोचिए, और मोटिवेशन कम लगे तो उसी तरह का चीज़ को सोचिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा कामनेस, काम डाउन कीजिए, ठीक रहेगा। मोटिवेशनल वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। मोटिवेशन एक दिन के लिए होता है, डिसिप्लिन रोज़ के लिए होता है। डिसिप्लिन टारगेट को अचीव करवाने में मदद करता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा? डिसिप्लिन, ठीक है, ना कि मोटिवेटेड। मोटिवेशन देखिएगा एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। डिसिप्लिन रहिएगा, रोज़ रोज़ वही काम को करते 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 आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल, जब एक देखे होंगे कभी पहाड़, जब पहाड़ है, पहाड़ कितना मजबूत होता है, पहाड़ पर्वत, सबको पता है पर्वत बहुत मजबूत होता है। अगर पानी वहां से निकलता है बार बार, अगर पानी पड़ता है, पानी जो है पत्थर पे बार बार पानी पड़ता है, बार 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 गिरता है, तो उस पत्थर को भी छेदा कर देता है। ये है डिसिप्लिन, ये है डिसिप्लिन का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर एक ही दिन अगर वो पानी गिराया जाए, एक आदमी का करे दिन भर पानी एक ही दिन गिराए, और एक आदमी का करे दिन भर, मतलब जितना दिन भी हो सके, एक एक घंटा या दो दो घंटा ही हर दिन गिराए, हर दिन गिराए, तो देखिएगा जो रोज रोज गिरा रहा है ना, वो उसका जगह पर छेदा हो जाएगा। लेकिन जो एक ही दिन गिरा रहा है उससे छेदा नहीं होगा। तो पानी तब छेदा करता है, पानी भी जो है पत्थर को चीर सकता है जब वो डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, एक दिन से नहीं होने वाला। तो आपको भी उसी तरह से काम करना होगा, रोज रोज एक ही चीज को रोज रोज कीजिए। जो आपका एक ये है टारगेट फिक्स हो गया कि हमको इतना काम करना है, आज सुबह उठ के हमको ये काम करना है, तो उस पे आपको एकदम क्या करना है, उसको करना ही है। मर जाइए लेकिन उसको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ रहना चाहिए। बाकी मोटिवेशन पोटिवेशन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो है क्लास 3 या 4 में पढ़ते हैं उस क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सिंपल, सबसे पहले तो इसको बनाना है, ठीक है। बंद कीजिए वीडियो को और सबको बनाइए जो ऑनलाइन में है, ठीक है। आप लोग तो ऐसे ही बनाइए ना, आप लोग के लिए कहाँ से वीडियो लाए, हाँ, ऐसे ही बनाइए, बनाइए क्वेश्चन। 7 आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सब कुछ 7 बताया आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब जिससे नहीं बना वो सुन लीजिए, कोई बात नहीं, जिससे भी नहीं बना, ऑनलाइन में भी बहुत लोग हैं, जिससे नहीं बना वो सुन लीजिए। थोड़ा सा बात को एक कड़वा बात बता, अगर ई क्वेश्चन नहीं बना ना तो आपका इससे भी खराब लेवल है, ठीक है। और आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना होगा कि क्लास 3 का लेवल में उससे भी खराब ही लेवल है, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना होगा कि वहाँ से उठ के आपको सिलेक्शन मिल सके। और मुझे उम्मीद भी है कि आप मेहनत उतना कीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं बनता, कभी कभी होता है, गलती हो जाता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, चलिए बताते हैं। अगर इसको बताने से पहले एक लीक रूल, जो क्या है, बोर्ड मास। क्या है रूल? बोर्ड मास। इस बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है कि बी फॉर होता है ब्रैकेट, ऑफ ओ फॉर, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन हो, अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन लिखा हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ उतार रहे, ठीक है। 3 +
28 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4, यही है। देखिए सॉल्व कराते हैं, बड़ा संसार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वैकेट कहीं दिख रहा, किसी को भी ब्रैकेट दिख रहा, किसी को रेटिनॉल हुआ है क्या, जिसको ब्रैकेट दिख रहा हो को रेटिनॉल कौन सा विटामिन का कमी से होता है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेटिनॉल जब हम बोल दिए तो बताइए कि रेटिनॉल कौन सा बीमारी की विटामिन की कमी की वजह से होता है। कमेंट कीजिए और आप लोग बता दीजिए। विटामिन ए, हाँ ठीक है, विटामिन ए का कमी से होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए ब्रैकेट ब्रैकेट दिख नहीं रहा किसी को, किसी को रेटिनॉल नहीं हुआ है। चलिए आगे बताते हैं, आगे का लिखा हो डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड बनाएंगे। डिवाइड कहाँ पे साइन है, यहाँ पर। अब जब डिवाइड का साइन यहाँ पे, तो ये चीज डिवाइड होगा किसके किसके बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में। बहुत लोग को ये पता नहीं रहता कि डिवाइड होगा किसके किसके। जिस साइन जिसके बीच में भी साइन है वो दो नंबर डिवाइड होता है, या फिर वो दो चीज जो भी है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड ये दोनों नंबर होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 28 डिवाइड का साइन ऐसे लिख सकते हैं बाई 35, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4। इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा ये डिवाइड भी कर देगा, देखिए 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ठीक है। आया क्या इसके बाद, इसके बाद आया 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4। अब क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड के बाद क्या बनाना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बनाते हैं इसमें, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 3 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, कभी भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करता है तो साइन किसका लगता है, माइनस का, तो माइनस का लगेगा, और 4 3 जा 12 होगा। यहाँ पर प्लस 12 दिख रहा है, यहाँ माइनस 12 दिख रहा है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा, 3 और 4 बचा, 3 4 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 7 आएगा। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था, CHSL को अपना लेवल देख लेना चाहिए, क्लास 3 या 4 का है, ठीक है। तो जिससे नहीं बना उसको भी अपना लेवल देख लेना चाहिए, ठीक है। क्लास 3 और 4 का था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। नाम सुनते क्वेश्चन सुनते आधा से ज्यादा बच्चा बेहोश, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और साइन थीटा कॉस थीटा इतना हार्ड है नहीं जितना हार्ड उसका हवा बना के रखा है मार्केट में, ठीक है। बहुत आसान सा है, साइन थीटा कॉस थीटा उतना हार्ड नहीं है। चलिए बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, ABC ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें एक डिग्री कितना होना चाहिए, एगो 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको राइट एंगल बोलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अरे यार, अरे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी हो गया। इसको मान लेते हैं ए, और इस एंगल को मान लेते हैं सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि कोशेक इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब इसके आगे बताने से पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, देखिए साइन, तीन चीज को याद रखना है, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन। इसका साइन का होता है, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और टेन का होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। बहुत आसान से यहाँ पर इसका उल्टा बता देते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, ठीक है। साइन का उल्टा, साइन में S है, इससे C से नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा, C वाला होगा। तो C वाला इसका उल्टा क्या हो सकता है, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉस शेक, क्या होता है, 1 बाई कॉस शेक होता है। इस साइन का उल्टा क्या होता है, 1 बाई को शेक होता है। कॉस में C से है, तो इसका उल्टा S वाला होगा, तो 1 बाई शेक होता है। और T भी S से नहीं है, C से नहीं है, टीवी जो है एस या सी से नहीं है, तो इसका उल्टा क्या होगा, मतलब सिंपल सी से नहीं है तो इसका उल्टा होगा 1 बाई कॉट थीटा। तो जो वैल्यू यहाँ पर P बाई एस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बाई P हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, H बाई B हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, B बाई P हो जाएगा। अब इसका बहुत सारे ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद
हरी हरी बोल, ऐसे करके भी है, बहुत सारा ट्रिक है। लेकिन सिंपल बहुत बड़ा चीज है ही नहीं, तो ट्रिक लगाने का जरूरत कहाँ है। ठीक है, सिंपल परपेंडिकुलर साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन जो होता है साइन और कॉस का डिवीजन होता है, साइन और कॉस को जब डिवाइड करता है तो टेन निकलता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा। कॉसेक का होता है, कॉसेक साइन, साइन देखिए कॉसेक में सी है और किसमें सी नहीं होता, साइन में सी नहीं होता, तो उसका उल्टा हो जाएगा। उसका क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। एकदम सिंपल। सेक का, इसमें सी से स्टार्ट नहीं है तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस, कॉस में बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता था, यहाँ हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। कॉट में बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। इतना तो समझ में आ गया हो। अब परपेंडिकुलर क्या होता है ये भी बता देते हैं, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, एंगल ए को थीटा मानते हैं, तो उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसके साथ वाला को बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उस इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर सामने वाला को, और इसको बोलेंगे बेस। अब ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। अगर हम इसको माने हैं थीटा तब ये परपेंडिकुलर, अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल वाला बेस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है, थीटा पे डिपेंड करता है कि आप थीटा माने किसको है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन समझते हैं। कोसेक थीटा दिया हुआ क्या, ए कोसेक थीटा क्या है, 2√2। ठीक है, 2√2। अब बताइए कोसेक थीटा उल्टा किसका होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक ए लिखा हुआ ना, ई वाला ए। ठीक है, तो इसका किसका उल्टा होता है आगे बताइए। कोसेक में सी है और किस में सी नहीं होता, साइन वाला में सी नहीं होता, तो साइन का उल्टा होता है। तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होगा। और कितना लिखा, 2√2। अब किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब ए यहाँ पर है, ए के सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसके ए के सामने वाला पे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वाला क्या होगा, 2√2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ का इस वैल्यू भी पता चल जाएगा। लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4। किसी को पाइथागोरस भी नहीं आता, आज देखो 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 पाइथागोरस फॉर्मूला का बोलता है, थ्योरम का बोलता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 सीधा 1 लिख रहा है ना। ठीक है, बेस का स्क्वायर पता करना है, हाइपोटेन्यूज का 2 का स्क्वायर 4, और इस देखिए 2 का स्क्वायर 4, और इस √2 का निकलेगा तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 4 2 जा 8। बेस का स्क्वायर इक्वल टू का होगा 8 में से, देखिए 8 में से 1 माइनस होगा 7, और बेस इक्वल टू √7। तो सीधा यहाँ पे हम लोग लिख दिए √7। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो इसका वैल्यू हमको पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखा हुआ क्या इसमें, साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसका कौन सा होगा 1, और हाइपोटेन्यूज का होगा 2√2। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको मिटा देते ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, 2√2 है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, साइन ए को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2√2। उसके बाद ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर क्या लिखा, कॉस सी, कॉस सी, कॉस ये है, इसका सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसका बेस कौन सा होगा, ये, अब इसका बेस हो जाएगा, कहाँ बेस हो जाएगा, कहें कि इस एंगल से इसको अगर हम लोग थीटा मानते हैं, इसको एंगल मानते हैं, तो इसके बगल वाला बेस होता है, तो इसके बगल में क्या है 1 है, तो ये बेस हो जाएगा, तो 1। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है 2√2। यहाँ तक क्लियर है। इसका प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा। फिर क्या लिखा, कॉस ए, कॉस ए। अब ए को माना है, ए को मानेगा तो इसके बगल में कौन सा है, ये एंगल है, ये वाला लाइन है। अब इस लाइन के, ये लाइन का बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो √7 आएगा। √7 कॉस का होता है b/h होता है ना, अभी तुरंत तो बताए यहाँ पे, b/h होता है, तो √7 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 2√2, तो लिखे 2√2। मल्टीप्लाई का साइन, साइन सी, साइन सी मतलब यहाँ पे साइन, उसका सी, साइन सी मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सी का परपेंडिकुलर का है √7, तो √7 बाई 2√2। यहाँ तक समझ में है। अब देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, और √2 इंटू √2 8, मतलब देखिए 4 इंटू 2, √2 निकलेगा तो 8 हो जाएगा टोटल, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। 7 इंटू 7, √7 इंटू 7 7 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 यही चीज़ है यहाँ वाला, तो यहाँ पर भी 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर भी 8 होता है, मिटा दें, ठीक है कोई बात। 4 इंटू 2 8 होता है, तो लिख दिया 8।
तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम 8 आएगा, यहाँ पे 1 + 7 होगा, 7 + 1 8, 8/8 और आंसर आएगा 1। 8/8 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा 1 होगा, 1 आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया? बड़ा आसान सा चीज था, समझना, ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस, सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। साइन का फॉर्मूला का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाई हाइपोटेन्यूज और टेन का परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका उल्टा करते जाएंगे तो कॉस सेक सब निकल जाएगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलता है p² + b² + h²। h हाइपोटेन्यूज होता है, p परपेंडिकुलर होता है, b बेस होता है। अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है, डिपेंड करता है कौन सा एंगल आप लिए हैं। जैसे ए लीजिएगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अगर सी लीजिएगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। डिपेंड करता है कौन सा एंगल लिए हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिए इस पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया आपको? ठीक, आप लोग को भी? ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर बनने वाला क्वेश्चन, एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में। ठीक है, बहुत आसान, इतना बड़ा पैतरा है लेकिन एक लाइन में बनेगा। ठीक है, समझते हैं क्या है। कोई बनाएगा? अच्छा, अभी तक चॉकलेट वाला नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पे चॉकलेट है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आगे आंसर देगा उसको चॉकलेट है। चलो बनाओ, बनाओ, 2 मिनट दे रहे टाइम। चलो, क्या? हाँ, ठीक, ठीक है, तुमको चॉकलेट मिलेगा। तो आज की क्वेश्चन में चॉकलेट कौन जीता है? विकास, विकास को मिला है। ठीक है, मिलेगा लास्ट में। ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन P, सही है, सही बोला है, 4 1, हाँ सही है। नहीं, आपका गलत है, 1 4 नहीं होगा, 4 1 होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन P इज x + y = 5। इक्वेशन जो है P का इतना है और Q का इतना है। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, एक मान लीजिए ये लाइन है P। ठीक है, इसका इक्वेशन दिया हुआ क्या, x + y = 5। ठीक है, x + y = 5। उसी तरह से एक और पॉइंट है, ऐसे पॉइंट किसे किधर से भी मांग सकते हैं, ऐसा पॉइंट है जिसका नाम है Q। इसका इक्वेशन कितना है, x - y = 3। अब ये दोनों पॉइंट एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब इस कॉमन पॉइंट पे, जो पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, ये जो कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट पर इस कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या बोल रहा है, कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, बस एक चीज करेंगे, क्या क्या लिखा हो P का, x + y = 5। Q का क्या लिखा है, x - y = 3, यही लिखा हो ना। हाँ ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो देखो, x + x 2x, प्लस y और माइनस y कट जाएगा, 5 और 3 8, x = x = 8, 8 को इसे काटा जाएगा तो 4 होगा, मतलब 8 इधर 2 आएगा तो 4 होगा। तो x = कितना है, 4 है। एक पता चल गया हमको x का कि 4 होगा। ठीक है, अब देखो 4 किसका में है, x आगे होता है, पहला नंबर बात। हाँ, यही चीज धरना चाहिए था, इससे टाइम सेविंग होता है ना। ऑप्शन पकड़ लिया तुरंत तुम, वेरी गुड, इसीलिए तुमको बोले, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सही आंसर दिया। ठीक है, तो x जो है, यहाँ पर x जो है 4 है, और हमेशा x आगे लिखा था। हमेशा x जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, x और y के फॉर्म में लिखते हैं, आगे x लिखा था। अब किसमें x 4 है, इसमें से किसमें x 4 है, इसमें। तुम्हारा गलती यही होता है, हाँ तुम उसमें मन ले ली थी। ठीक है, इसमें है, तो यही होगा इसका आंसर। अब y बहुत लोग को लग रहा होगा कि नहीं गलत है, तो y का वैल्यू निकाल देते हैं। y 4 + y = 5, इसी इक्वेशन में पुट किए हैं। ठीक है, तो y = 4 उधर जाएगा तो 5 में से 4 माइनस होगा, y = 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं बोल रहा था क्वेश्चन बोल रहा था x और y दिया हुआ। x और y जो है एक p लाइन का इक्वेशन है, जहाँ पे x + y जो है 5 है, और q लाइन का इक्वेशन क्या है, x - y = 3। अब यहाँ पर हमको बताना है कि जो दोनों पॉइंट जहाँ पे टकराएगा उस जगह पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। तो सिंपल प्लस करके बना दिए, इसका आंसर यहाँ पे लिख देते, क्या होगा 4, 1, 4, 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विकास को मिलेगा भाई। नहीं नहीं, छुट्टी समय मिलेगा, अभी थोड़ी ना मिल जाएगा छुट्टी समय। ठीक है, चलो ये 12 नंबर बनाओ, 12 नंबर बनाओ। चलो चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बनाइए बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इस पे भी चॉकलेट रखते हैं। चलो ठीक है, बना। 45। चलो अब हम बनाते हैं, किसी से नहीं बना। चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन। देखो भाई, ऑनलाइन वाले लोग भी आंसर अगर आता है तो दीजिए आंसर कमेंट में, नहीं आता तो बता रहे। ठीक है, चलो देखो क्या क्वेश्चन है। पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ, इतना एंगल। ठीक है, आगे समझिए, ये है सर्कल, ये क्या है, सर्कल है। अब समझिए टेंजेंट क्या होता है। कॉर्ड क्या बताए थे, कॉर्ड अंदर से 2 पॉइंट को टच करेगा, टेंजेंट बाहर से 1 पॉइंट को टच करेगा। कितना पॉइंट को टच करेगा, 1 पॉइंट को। कितना पॉइंट, 1 पॉइंट। तो बाहर से 1 पॉइंट को टच किया, कोई भी 1 पॉइंट को टच करके निकल गया तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट है। पी क्यू और पी आर, कॉमन पॉइंट का है यहाँ पे, पी है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट पी है, तो यहाँ पे पी पे मिलेगा। यहाँ हुआ क्यू, यहाँ हुआ आर। पी क्यू देखिए, 1 पॉइंट पे टच किया, इस जगह पे मान के चलिए तो पॉइंट टच किया, इस जगह पे ये टच किया। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बस एक पे टच करेगा, उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पे टच करके बाहर से निकल जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या बोला, सेंटर ओ पे है, सेंटर ओ पे है। इसका क्या बोला, क्यू आर। अच्छा ठीक है, एंगल बनाना होगा तो एंगल बनाते हैं, थोड़ा ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर इस टाइप से, और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर है। अब इस जगह पे एंगल कितना बन रहा है, इस जगह पे एंगल बन रहा है 150 डिग्री। ठीक है, क्यू ओ आर जो है, क्यू ओ आर जो है 150 डिग्री है। अब हमको बताना कि क्या है, कि क्यू पी आर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए देखिए, एक चीज याद रखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखिए, क्या, कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट पर अगर रेडियस से या सेंटर से लाइन खींचते तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। अब ये क्या कोऑर्डिनेटर नहीं दिख रहा है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, और कोऑर्डिनेटर का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उस टाइप से भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ई 90 है और ई 90 है तो 180, 360 में से 180 माइनस होगा, कितना बचेगा, 180 बचेगा। 300, 180 दूनी 360, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होता है ना। हाँ ठीक है, तो 180 दूनी 360, तो 180 को अगर 360 से माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। मतलब ये दोनों साइड का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ये दोनों साइड का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो करते हैं। 150 प्लस, हमको यहाँ वाला नहीं पता, हम x मान लेते हैं, x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। x इज इक्वल्स टू 150 उधर जाएगा, 180 में से 150 घटा दो, 150 घटा दो, आंसर आएगा 30 डिग्री। आंसर था 30 डिग्री। कौन बोल रहा था 45 डिग्री, हो गया, आंसर होगा 30 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और एक चीज अभी यहीं पे याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि टू टेंजेंट एक दूसरे को मतलब टू टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रहा है, टच करके निकल रहा है, सेंटर से इतना है, सेंटर पे अगर एंगल बता दे और आपको इस एंगल, बाहर वाला एंगल को निकालना रहे, तो हमेशा क्या कीजिएगा, ये जो बताया हुआ एंगल है तुरंत बनाने के लिए, ठीक है, तुरंत बनाने के लिए क्या करिएगा, जो बताया हुआ एंगल, जो गिवन एंगल है, जो दिया गया एंगल है, उसको 180 से माइनस कर देना है। एकदम सिंपल, आंख बंद करके 180 से माइनस करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर रहेगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई नहीं जीता चॉकलेट, कोई नहीं जीता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग सुन लो, कोई चॉकलेट नहीं जीता, ऑफलाइन वाला सब बुर्बक है। ठीक है, सब बुर्बक है। ठीक है, कोई नहीं जीता है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इतना इक्वल्स टू द प्रिंसिपल एट द रेट इतना पर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट या लो ये जानते होंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हो तो थोड़ा समझ में आता होगा। उसमें प्रिंसिपल नाम का एक वर्ड आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है ये बताते हैं। ठीक है, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट
बताने से पहले प्रिंसिपल रेट सब ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब बताते हैं, देखिए कोई आदमी किसी से पैसा लिया, ठीक है, कोई आदमी किसी से पैसा लिया, किसी से भी कुछ भी लिया, कहीं पे भी जाकर लिया, तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट, ठीक है। उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल जो लिखा हुआ वही पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। बहुत ही बच्चा क्लास 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे चीज, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन, जितना पे आप पैसा लिए, जितना पैसा आप लिए हैं। रेट मतलब कितना समय जो जो हिसाब से आप पे इंटरेस्ट लगने वाला, जो परसेंटेज के हिसाब से आपके पे इंटरेस्ट लगने वाला, और टाइम मतलब कितना समय के लिए लिए हैं। उसको अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि कितने सालों में, हाउ मेनी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो किसी मनी का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर उस पर रेट मारा गया है इतना परसेंट का, क्या करना है, प्रिंसिपल को इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर करना है, ठीक है। फॉर्मूला इसी फॉर्मूला पे रखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूला पे रखेंगे। अब बताइए, अगर प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, ठीक है, इस पेन से लिखता है, ठीक है, लाइक सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, तो पी सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल ही रहने देते हैं। रेट कितना है, तो रेट मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 2 होल्ड 7/6। किसको नहीं आता ऐसा, 2 होल्ड 7/6 सबको आता है। 7 दूनी 14, आगे लोग को मल्टीप्लाई करता है, जो आता है उसमें इसको जोड़ देता है, तो 7 दूनी 14 और 6, 14 6 20, 20/7, 20/7%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20/7। टाइम पता करना है, टाइम को टी लिख दिए और 100 से डिवाइड कर दिए। अब ये 100 जो है नीचे ही आ जाएगा ना, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिए तो 7 भी इसी के साथ आ जाएगा, यहाँ हो गया। अब देखिए, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, प्रिंसिपल से ही प्रिंसिपल कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, बचा क्या, बचा यहाँ से बचा है 2/10 इंटू 7 इंटू टी, ऊपर में टी, ठीक है, यही बचा। अब इस सब को इस साइड लाते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी इक्वल्स टू, ठीक है, टी को नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कोई ठीक। अगर बताइए इधर साइड आएगा, ये इधर साइड आएगा, यहाँ पे 1 बचा है, इधर साइड आएगा, तो 10 इंटू 7 इधर हो जाएगा, तो 10 इंटू 7/2 इंटू टी, 2 इधर आएगा, तो 10 इंटू 7/2 इक्वल्स टू टी। इसको डिवाइड कीजिए, 70/2, 70/2 को अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, तो 35 ईयर्स कहीं लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा, ठीक है, 35 ईयर्स। क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार समझा दे रहे। क्वेश्चन बोला क्या कि कितने साल में जो सिंपल इंटरेस्ट जो दिए हैं प्रिंसिपल पे, वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा अगर रेट इतना लग रहा है तो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डाले, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, इसका फॉर्मूला डाले, आंसर आया 35 साल में। यहाँ तक समझ में आया। अब ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, सबको हमको आज छोड़ो, आज यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आज्ञा दो भाइयों और बहनों, आज्ञा दो। अच्छा, ऑनलाइन वाला को भी बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, नहीं तो बुरा उरा मान जाएगा, कहीं लाल इमोजी वाला नहीं भेजने लगता है, वो सब भेज देगा, ठीक है। तो भाई इतना जो भी था इतना ही, मतलब आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके बाद का चीज़ों को लाएंगे। और अगर आपको समझ में आता है और जो भी आपको लगता है कि ज़रूरतमंद आदमी है, जो जिसके लिए ये प्रॉफिट हो जाए, ये बेनिफिट हो जाए, जिसके पास उतना पैसा नहीं है या फिर वो चाहता है इस तरह का क्वेश्चन, तो उनको शेयर करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट कर जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू।